क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के सभी जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को। सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो है देखेंगे जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और जो आपके बुक में दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सिर्फ और सिर्फ बुक से ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला जो है फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है प्रकाश। तो प्रकाश में जो है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न जो है मात्र और मात्र 6 हैं और इन 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर हम लोग देखेंगे। तो पहला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, वह जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। तो कौन सा पदार्थ, देखिए कांच बनाने के लिए यानी कि लेंस बनाने के लिए जल का भी उपयोग किया जाता है, कांच का भी उपयोग किया जाता है और प्लास्टिक का भी उपयोग किया जाता है, किंतु मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपका विकल्प जो है डी सही होगा। इसके बाद से आप देख सकते हैं दूसरा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, किसी अवतल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, तो आप लोग जो है 6 कंडीशन जो है याद किए होंगे अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनने वाला। तो उसमें लास्टवा जो ऑप्शन होता है वो वाला सही है। क्या कि जो है आप इसमें देखिए मुख्य फोकस तथा वो जो ऑप्शन है वह होता है मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में, तब जो है दर्पण के पीछे जो है प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण के अगर सामने रखा गया है तो। ठीक है, तो अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को रखा गया है तो जो है 6वां नंबर का जो एफ और जो है पी के बीच जब रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और जो है सीधा बनता है। तो यहाँ पे देखिए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच जो है आपका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि आपका इसका विकल्प डी सही होगा। इसके बाद से आगे देखते हैं हम लोग विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो उत्तल लेंस के सामने जो है कहाँ रखें ताकि जो है वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का जो है प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेंस के मुख्य फोकस पर रखें, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। देखिए वस्तु के समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपका जो है विकल्प बी सही होगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर जो है रखना चाहिए, तो वस्तु के बराबर जो है प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की जो है फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है। दर्पण लेंस संभवतः है, दर्पण और लेंस जो है संभवतः कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो भी जो है माइनस में होता है और अवतल लेंस का भी फोकस जो है क्या होता है तो माइनस में ही होता है। तो अवतल लेंस और अवतल जो है दर्पण दोनों का जो है क्या होगा, फोकस माइनस में ही होगा। तो अवतल दर्पण भी अवतल होना चाहिए और लेंस भी जो है अवतल ही होना चाहिए। तो यानी कि आपका जो है डी विकल्प सही होगा। दर्पण जो है क्या होना चाहिए, दोनों अवतल होने चाहिए। देखिए इसमें विकल्प में देखिए दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल नहीं होगा, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल नहीं होगा, दोनों उत्तल नहीं होगा, दोनों अवतल होना चाहिए। यानी कि चौथा का आपका विकल्प ए सही होगा, डी नहीं होगा। हम समझे कि दिया है लेकिन दोनों जो है क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए। तो इसमें विकल्प आपका ए सही होगा, डी सही नहीं होगा। ठीक है, तो चौथा का विकल्प ए सही होगा। इसके बाद से जो है 5वां देखिए, 5वां क्या कह रहा है, 5वां कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः जो है दर्पण होगा। तो देखिए आप कितना हो भी जो है दूरी पर खड़े हों और समतल दर्पण जो अपने घरों में यूज होता है समतल दर्पण, तो उसके सामने जो है आप अगर खड़े होंगे तो आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखेगा। इसके अतिरिक्त आपका जो है उत्तल दर्पण के सामने आप अगर खड़े हों, उत्तल लेंस के सामने, तो आपका जो है प्रतिबिंब जो है सदैव सीधा दिखाई देगा। उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण।
कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो आपका जो है दर्पण समतल हो सकता है और उत्तल हो सकता है। तो या तो जो है समतल होगा या तो उत्तल होगा, ये वाला विकल्प सबसे सटीक होगा। पांचवा का जो है आपका विकल्प डी सही होगा, सबसे सटीक जो है विकल्प डी सही होगा। इसके बाद से देखिए, किसी शब्दकोश में डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखिए इसमें से कौन सा लेंस आप जो है पसंद कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेंगे, ये भी जो है सही नहीं रहेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ये जो है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का जो है अवतल लेंस लेंगे, नहीं। देखिए सबसे पहले तो जो है छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस चाहिए। तो सबसे पहले छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कितना फोकस दूरी का चाहिए, तो बहुत कम फोकस दूरी चाहिए और उत्तल लेंस चाहिए। तो बहुत कम और जो है कम फोकस दूरी का जो है आपका जो है उत्तल लेंस चाहिए, उत्तल लेंस चाहिए। नहीं, उत्तल लेंस जो है अवतल लेंस चाहिए, उत्तल लेंस नहीं अवतल लेंस चाहिए, क्योंकि अवतल लेंस जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। माना अवतल लेंस जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो आपका जो है अवतल लेंस होगा। 5 सेंटीमीटर का जो है फोकस दूरी का अवतल लेंस चाहिए, क्योंकि जो है अवतल लेंस जो है बड़ा प्रतिबिंब बना के दिखाएगा। ठीक है, तो अवतल लेंस चाहिए। ठीक है, तो यही था आपका जो है क्या बहुविकल्पी प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो सभी अभ्यास का जो है आप लोग बहुविकल्पी प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लीजिए फिजिक्स का, ठीक है ना। क्योंकि जो भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे 100% आप लोग विश्वास कीजिए किताब से ही पूछे जाएंगे। तो किताब के अगर आप लोग सभी बहुविकल्पी प्रश्न तैयार कर लेते हैं 100% आपका बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएगा। अगर एक भी अक्षर का जो है नकल ना हो तब भी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको जो है ज़रूर कर लीजिएगा। और जो भी न्यूमेरिकल सवाल भी आएगा वो किताब के ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला जो है आप लोग देख लीजिएगा 7वां, ठीक है ना। 7वां जो है सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बीम का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बीम का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब से जो है बड़ा है अथवा छोटा, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का एक किरण आरेख बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा। नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन भेज देंगे, समय का अभाव है। आगे हम लोग देखते हैं अगले चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्नों को। यहाँ पे जो है आपका जो है मानव नेत्र में देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो यहाँ पे देखिए मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो देखिए मैंने विभिन्न दूरियों को जो है समायोजित करता है, फोकसित करता है, इसका मतलब समायोजित करता है। तो समायोजित करने की जो क्षमता को जो है अभिनेत्र लेंस की जो है मैंने ऐसा संभव क्यों हो पाता है, तो अभिनेत्र लेंस के समंजन क्षमता के कारण, यानी कि समंजन के कारण। तो जो विकल्प जो है समंजन होगा वही जो है होगा। तो यहाँ पे जो है विकल्प जो है बी सही होगा, आपका विकल्प बी सही होगा। इसके बाद से हम लोग देख सकते हैं क्या अगला क्वेश्चन कहाँ से है, क्या है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो मानव नेत्र जो है किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, आप लोग सुने होंगे रेटिना पर या दृष्टिपटल पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं विकल्प में दृष्टिपटल या रेटिना। तो दृष्टिपटल या रेटिना दो नाम होता है, रेटिना दे सकता है विकल्प में और नहीं तो दृष्टिपटल। तो इस पे जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेटिना भी होता है और दृष्टिपटल भी होता है जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद से देखिए सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पर्श दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है। लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। लगभग क्या होता है 25 सेंटीमीटर, इसको याद रखिएगा। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पर्श दर्शन की अल्पतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत होता है। अधिकतम कहेगा तो अनंत और अल्पतम कहेगा तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद से चौथा देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन कौन करता है। तो जो अभिनेत्र लेंस होता है इसमें फोकस दूरी को जो है परिवर्तित करता है, लेंसवा के जो है परिवर्तन करने का काम कौन करता है, पश्चमाभी पेशियाँ करते हैं। तो इसका विकल्प जो है आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो पश्चमाभी पेशियों द्वारा जो है होता है। तो इन विकल्पों को ये जो है मात्र आप लोग एक बार देख लेंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न आपका 1-1 नंबर का हो जाएगा किताब वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, बस ये वाला देखिए अभ्यास प्रश्न का आपका जो है वैद्युत का है।
तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों का जो है फिर पार्श्व क्रम में जो है संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटे आर का जो है अनुपात मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको जो है कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसमें जो है आपका जो है 25 हो जाता है। ठीक है, पहले बता चुके हैं इसको। अगर इसका जो है सॉल्यूशन देखा जाए ना तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखिए इसको जो है देखिए सॉल्यूशन भी आपको दिखा देते हैं। देखिए एक जो है आर प्रतिरोध है। ठीक है, और इस आर प्रतिरोध को जो है क्या किया जा रहा है कि 5 प्रतिरोधों में बांटा जा रहा है। ठीक है, तो आर को जो है अगर 5 बराबर भागों में बांटा जाएगा, देखिए आर प्रतिरोध को जो है 5 प्रतिरोधों में बांटा जा रहा है, 5 को प्रतिरोध में बांट दे रहा है। ठीक है, और इनको जो है क्या कर दे रहा है, समांतर क्रम में जोड़ रहा है। ठीक है, तो एक बताइए, अब देखिए कोई प्रतिरोध आर है और उसको 5 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तो एक भाग ये क्या होगा, एक भाग आर बटे 5 होगा, एक भाग आर बटे 5 होगा, फिर एक भाग जो है आर बटे 5 होगा कि नहीं। कुल का जो है 5 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो ये जो है क्या होगा, तो इसका एक भाग जो है आर बटे 5 होगा, ये भी जो है आर बटे 5 होगा, तो ये भी जो है आर बटे 5 हो जाएगा, ये भी जो है आर बटे 5 हो जाएगा, ये भी जो है आर बटे 5 हो जाएगा, ये भी आर बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका जो है तुल्य प्रतिरोध, चूँकि समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो क्या होता है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध आर डैश बराबर हो जाता है आपका जो है 1/R1 R2 R3। तो 1/R1, तो R1 का मान जो है क्या होगा, R बटे 5 होगा, फिर धन में 1/2 R2 का मान R बटे 5 होगा। ठीक है, धन में 1/R3 का मान जो है क्या होगा, 1/R बटे 5 होगा, और फिर इसका जो है चौथे का जो है कितना हो जाएगा, वही होगा 1/R अब बटे में 5, अब पाँचवें का 1/R अब बटे में 5 हो जाएगा होगा। अब इन सबको जो है अगर हम लोग जो है क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/R, और धन में 5/R, और ये भी हो जाएगा धन में 5/R, और धन में ये भी जो है 5/R हो जाएगा, 1 2 3 4, और ये भी हो जाएगा 5/R होगा, और ये 1/R ऐसे ही रहेगा। तो फिर अब इसको जो हम लोग देखिए हर बराबर है तो इन सबको जोड़ देंगे, तो 5 5 5 5 5 5 5 25 हो जाएगा, 5 को जोड़ेंगे तो और फिर बटे आर हो जाएगा। तो हम लोग को कह रहा है कि आर बटे आर में संबंध बदले, तो आर को इधर पक्षांतर कर देते हैं, 1/R डैश हुआ, तो आर का इधर पक्षांतर कर देंगे, क्रॉस गुणा करा देंगे, तो आर बटे आर डैश हो जाएगा बराबर 25 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम लोग को यह कह रहा है कि भाई इसका क्रॉस गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आर आ जाएगा, डैश है यह है, तो आर डैश आर बटे आर डैश बराबर 25 हो जाएगा। तो यही आपका विकल्प सही होगा। ठीक है, तो आपका विकल्प जो है यही सही होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 25 विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से कह रहा है निम्नलिखित से कौन सा पद विद्युत परिपथ में जो है विद्युत शक्ति का निरूपण नहीं करता है। तो इसमें विद्युत शक्ति का निरूपण कौन नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए विद्युत शक्ति से संबंधित जो है आप लोग को हम सूत्र दिखाते हैं, इसको जो है हम लोग यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, इसको जो हम लोग यहाँ पे लाते हैं। देखिए विद्युत शक्ति का जो एक सूत्र होता है क्या होता है, तो P बराबर, इसको याद रखिएगा, P बराबर W/T होता है। देखिए W बराबर जो है आपका क्या हो जाता है, तो W बराबर आपका जो है हो जाता है VIT। W बराबर क्या हो जाता है, सूत्र एक जो है W के लिए सूत्र प्राप्त होता है तो VIT हो जाता है। और इसमें देखिए पहले से T है तो इन T से T कट जाएगा, तो P का जो है मान निकल जाएगा VI। तो एक सूत्र VI में प्राप्त हो गया VI, P बराबर। देखिए अब फिर P बराबर जो है हम लोग VI को फिर VI से हम लोग सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, तो V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है ओम के नियम से, और फिर है I है यह है। ठीक है, तो इससे एगो सूत्र प्राप्त हो जाएगा I²R, एगो सूत्र प्राप्त हो गया I²R। और एक सूत्र जो है और होता है P बराबर इसी से जो हम लोग प्राप्त कर लेंगे, एक सूत्र और होता है P का जो है, ये क्या होता है, तो ये होता है V/R का जो है वर्ग, V/R का वर्ग इंटू R होता है, V/R का वर्ग इंटू है R है, यह है I बराबर होता है V/R का वर्ग। ठीक है, तो सब मिला के एगो V²/R इंटू R होता है। ठीक है, यहाँ पे तो अब देखिए अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो V का वर्ग अब बटे R का वर्ग इंटू R, तो R से R एगो काट देंगे हम लोग, तो जो है क्या हो जाएगा V²
अपान में आर। तो इस प्रकार जो है हम लोगों को P बराबर 3 गो सूत्र प्राप्त हो गया, एगो वी आई, एगो आई स्क्वायर आर, एगो जो है वी स्क्वायर आर। अब इन तीनों से हट के अगर जो होगा इस विकल्प में तो वही जो है क्या होगा, तो देखिए एगो सूत्र हमने प्राप्त किया है वी आई, तो वी आई भी P का मान होगा, ठीक है। एगो जो है हमने सूत्र किया है वी स्क्वायर आर, तो वी स्क्वायर भी जो है P का मान होगा, और एगो सूत्र हमने आई स्क्वायर आर प्राप्त किया है, ठीक है। तो सब मिला के आई आर का स्क्वायर नहीं होगा, आई आर का स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि विकल्प आपका बी सही होगा, विकल्प आपका बी सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए तीसरा में क्या कह रहा है किसी विद्युत बल का अनुमतांक 220 वोल्ट है, किसी विद्युत बल का अनुमतांक जो है 220 वोल्ट और जो है 40 वाट है, 100 वाट है। जब इसे जो 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी, यानी कि सब मिला के जो है जब 110 वोल्ट पे जो प्रचलित करते हैं तब शक्ति कितनी होगी यह निकालना है, ठीक है। तो देखिए शक्ति का मात्रक क्या है, शक्ति का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, तो शक्ति का जो फार्मूला होता है तो ये जो है आपका होता है वी स्क्वायर अपान आर। देखिए हम लोग को सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है, तो हम लोग को दिया है V बराबर 220 वोल्ट, ठीक है। आइए को जो है शक्ति पावर दे दिया है 100 वाट का पावर दे दिया है। आइए को दूसरा वोल्टेज दिया है, दूसरा वोल्टेज V2 दिया है, V1 मान लीजिए। आइए को जब नया वोल्टेज 110 पे प्रवाहित करते हैं तो वो पूछ रहा है कितना पावर, कितना उष्मा उपभुक्त जो है शक्ति कितनी होगी, यानी कि शक्ति कितनी होगी, ठीक है। तो हम लोगों को जो है क्या दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ है और P का मान दिया हुआ है। तो हम लोगों को अगर पावर निकालना है तो हम लोग जो है क्या करते हैं, ये पावर दे दिया है, V दे दिया है, तो इससे जो है अब देखिए चूँकि हम लोग को 110 वोल्ट पे कितना पावर खर्च होगा तो P बराबर हम लोग को निकालना रहेगा V स्क्वायर अपान आर करके निकालना रहेगा। तो V जो हम लोग को दे दिया है, R अगर ज्ञात हो जाए, ठीक है, इतना से हम लोग R ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, P बराबर हम लोग जानते हैं कि V स्क्वायर अपान आर होता है, अभी हम लोग देखे हैं। तो देखिए इसके लिए जो V का मान दिया हुआ है 220 और फिर R का मान जो है हम लोग को नहीं पता है, और P यहाँ पे 100 दिया हुआ है इस बल्ब के लिए, ठीक है। और इसी बल्बवा को जो है 110 वोल्ट के 110 वोल्ट पे चलाने को कह रहा है, तो कितना शक्ति लेगा, ठीक है। तो अब इससे हम लोग R निकाल सकते हैं, और इसका जो है वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, V का वर्ग करना है तो इसका वर्ग कर दे देंगे। अब देखिए 100 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 220 अब बट्टे में 220 गुणा 220 अब बट्टे में क्या हो जाएगा R। तो R को इधर कर देते हैं और 100 को इधर कर देते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 100 को यहाँ पे ला देते हैं तुरंत में, तो 220 और 2 गुणा 220 अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब 22 बाई से हम कर दीजिए, ठीक है। तो 22 बाई से हम कितना होगा 22 गुणा 22 कर दीजिए, ठीक है, ये आगे काम आएगा, गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो R का मान कितना निकल गया, 22 गुणा 22 निकल गया, ठीक है। तो अब हम लोग जब वोल्टता 110 है तो इस पे कितना पावर खर्च होगा तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो V जो है हम लोग का यहाँ पे 110 हो जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा, अब बटे में R यही रेजिस्टेंस होगा, यही R होगा, तो यही R जो है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 220 गुणा 22 गुणा 22, ठीक है। तो अब 110 का वर्ग का मतलब 110 गुणा 110 हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा 22 गुणा 22 हो जाएगा, होगा ना। तो 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 एकनम 11 10 हो गया, फिर 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22, ये जो है 11 एकनम 11 तो 10 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10 और फिर 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10, तो यानी कि 5 गुणा 5 का मतलब 5 पचे 25 हो जाएगा। तो इसमें देखिए 25 वाट दिया है कि नहीं दिया है, तो 25 वाट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका जो विकल्प हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया है वीडियो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको हल करने को नहीं पूछेगा, केवल पूछेगा आपको क्या विकल्प बताइए, तो विकल्प आपका ये हो गया। अब इसमें देखिए दो
दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किंतु विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में जो संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम में पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ये इसका जो है प्रोसेस बहुत लंबा है, समय का अभाव है, तो इसलिए आपका जो है विकल्प 1 संबंध 4 वाला सही होगा। ठीक है ना, इसमें 4 संबंध 1 भी आ रहा है लेकिन हल करने पर आपका आएगा 1 संबंध 4, तो 1 संबंध 4 वाला आपका विकल्प सही होगा। ठीक है, तो ए वाला जो है विकल्प आपका सही होगा, विकल्प सी 1 संबंध 4। ठीक है, अगला चैप्टर है 13वां जो चैप्टर है आपका, तो इसको जो है देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है ना, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर भी नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है ना। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, सकेंद्रीय होती है, सकेंद्रीय, यानी कि आपका डी सही होगा। आपका विकल्प कौन सा सही होगा, डी। अब यहाँ देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है ना। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है ना। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, ये जो है आपका सी सही होगा। ठीक है ना, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, ये एकदम 100% पहला सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करता है जनरेटर, अब विद्युत धारा लेता है मोटर, विद्युत धारा लेने का काम कौन करता है, मोटर। मोटर का काम है यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, जनरेटर का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, इसको याद रखिएगा। अब देखिए किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है, क्या अंतर है, देखिए एसी में और डीसी में एक अंतर है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है और डीसी में जो है विभक्त वलय होता है, तो जौन ई विकल्प दिया होगा वह सही होगा। तो देखिए एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है, ये कोनो खास नहीं है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, जनित्र उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, एसी जनित्र सर्पी वलय होता है और जबकि डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक होता है यानी कि विभक्त वलय होता है, तो ये वाला सही है, विकल्प डी। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, क्या होता है लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान, तो लघु पतन के समय अचानक जो है विद्युत बहुत तेज जो है बढ़ जाता है। लघु पतन का मतलब सर्किट शॉर्ट होने के पर, तो शॉर्ट होने पर जो है धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है। निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही है तथा कौन सा गलत है, इसे प्रकथन के सामने अंकित कीजिए। तो ये तो जो है आपका बहुविकल्पीय नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको भी देख लीजिए, इसमें से कहीं एगो आ सकता है सही गलत के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अब इसके बाद से देखिए विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। किसी के सी में किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होती है, समांतर और सीधी क्षेत्र रेखाएं होती है, तो ये बात सही है। ठीक है, हरे विद्युत प्रतिरोधन वाला तार प्रायः विद्युत तन्मय तार होता है, ये बात गलत है। ठीक है, तो देखिए ये जो है बात गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है अब इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 100% इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बहुविकल्पीय वाला। ठीक है ना, कहीं देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी विद्या क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, इसमें से 100% मिलेगा। बाकी के जो है वीडियो जो है आपको शाम को मिल जाएगा, तो फिर बहुविकल्पीय केमिस्ट्री का है और बायोलॉजी का है, तो इसको भी आपको शाम को बता देते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग बढ़िया से जो है 2-3 बार दोहरा लीजिए, वीडियो को देख लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।